जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। ठीक, हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारतीय विचारक, उनमें से हम लोगों ने अभी स्वामी विवेकानंद जी को और रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की, जो हमारे सिलेबस में है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी कैसे विचारक हैं? ये एक प्रयोगवादी महात्मा गांधी एक प्रयोगवादी विचारक थे। ठीक, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनका उपनाम क्या था। हम लोग राष्ट्रपिता है भाई महात्मा गांधी का उपनाम। और महात्मा गांधी न केवल दार्शनिक लेखक थे वरन महान शिक्षाविद भी थे। और उनका एक मत था कि तत्कालीन वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, जो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में है, आप सबको पता है। और वहीं इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक, और ये एक वकील थे। माता का नाम पुतलीबाई था। पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड चले गए, जहां इंग्लैंड में इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और भारत आकर वकालत शुरू कर दी। और ये 9 जनवरी 1915 इस डेट को भारत लौटे। ठीक, और भारत की स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मानकर राजनीति में प्रवेश किया। अनेक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ठीक, सफलता का प्रमाण क्या है भाई? इन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसने अंग्रेज़ों को भारत से जाने पर मजबूर कर दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। अब कुछ डेट हैं, इनको आप ध्यान में रखिए कि 1914 में टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1930 में नमक सत्याग्रह किया। वहीं 1919 में सत्याग्रही पत्रिका का संपादन शुरू किया। और कुछ पत्र हैं इनके, जैसे यंग इंडिया, सत्याग्रही, हरिजन, भूदान यज्ञ। तो इनमें से जो भी इनकी बेसिक जानकारी है गांधी जी के बारे में, काफ़ी कुछ इसमें नहीं है। ठीक, अगर वो मिले कहीं आपको तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना ज़्यादा इनके बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, और आएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में 1 नंबर में ही आएगा। ठीक, डिटेल में इनके बारे में लिखने को नहीं आएगा। इनके विचार विभिन्न टॉपिक पर जो हैं शिक्षा संबंधी, वही लिखने के लिए आएंगे फिलहाल। लेकिन 1 नंबर में पूछा जा सकता है इनके बारे में थोड़ा बहुत, तो वो आप ध्यान में रखिए कि कौन सा आंदोलन कब किया। ठीक है, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सब बेसिक बातें आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या बताया। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। ठीक, ऐसे ही इनका अगला कथन ये है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ, यह तो केवल स्त्री और पुरुष को शिक्षित करने का माध्यम है। ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने और भी कहा है कि अगला कथन जो इनका है कि भाई सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो गांधी जी ने जो ये 3 कथन अभी कहा है, ठीक, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पेपर में पूछने की संभावना रहती है। इसके बाद आधारभूत शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, देखेंगे। तो पहला है कि भाई 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या हो? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। और शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वीकार किया है, माना है। थर्ड पॉइंट है कि जो बालक की शिक्षा में भाई अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। 5वां जो पॉइंट है वो है शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होता है। और 6वां पॉइंट है कि शिक्षा बालक की समझ शक्तियों का विकास है। 7वां पॉइंट ये है कि बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए। 8वां पॉइंट है कि शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए। 9 पॉइंट, शिक्षा के लिए उद्योग का चयन करते यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उद्योग कोई स्थानीय उद्योग हो। 10वां पॉइंट है इसी तरह कि भाई जिस उद्योग का शिक्षा के साधन के रूप में चयन किया जाए
उसे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाई बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग जाए। गांधी जी के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बालक नवीन खोजों की तरफ अग्रसर होता रहे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये है कि विद्यालय में बालक जिन वस्तुओं को तैयार करे उन्हें सरकार के द्वारा खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट, बालक को आदर्श नागरिकता प्राप्त कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद शिक्षा को उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना चाहिए। लास्ट हमारा पॉइंट है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक में समाज सेवा की भावना को विकसित करे। तो ये शिक्षा के मतलब जो आधारभूत शिक्षा के सिद्धांत लगभग 16 पॉइंट्स हैं, तो इनकी भी बात की। तो इनमें से अगर एग्ज़ाम में आता तो आप कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो याद ही रखिए, ठीक। बाकी आप 10 याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारा जो अगला पॉइंट कह लीजिए या फिर क्वेश्चन कह लीजिए, शिक्षा से संबंधित महात्मा गांधी के जो तत्कालिक एवं सर्वोच्च उद्देश्य हैं, या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ये लगभग 2015 में आया था क्वेश्चन कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 से 6 उद्देश्य हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। तो पहला ये है कि भाई जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो गांधी जी चाहते थे कि बालक अपनी शिक्षा समाप्त करके इस योग्य हो जाए कि वह अपनी जीविका स्वयं कमा सके। गांधी जी कहते हैं कि यदि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो ऐसी शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। मनुष्य को 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, आप सबको पता है। शिक्षा यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती तो व्यक्ति अन्य आदर्शों को कैसे प्राप्त कर सकता है। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। एक बार उन्होंने हरिजन में लिखा था, शिक्षा को बेकारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य इसके अंतर्गत जो भी है वो आपने जाना। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक उद्देश्य, ठीक है, कल्चरल एम्स। तो शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य बालक की संस्कृति को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा एक सांस्कृतिक पक्ष साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है, ठीक। और ये भाई चाहते थे कि बालक का पूर्ण विकास हो जिससे बालक समर्थ हो सके। और इन्होंने लिखा है कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों में शारीरिक विकास, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है चरित्र का विकास। तो गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहते थे। और उन्होंने उनके कुछ शब्दों में जैसे लिखा है उन्होंने कि मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया है और चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है, ठीक। गांधी जी ऐसी शिक्षा को व्यर्थ समझते थे जो बालकों का चरित्र निर्माण ना कर सके। 5वां जो पॉइंट है वो है मुक्ति दिलाना। गांधी जी की शिक्षा का 5वां उद्देश्य बालक को प्रत्येक प्रकार की दासता से क्या था, मुक्त करना होना चाहिए। मुक्ति का अर्थ गांधी जी ने इस प्रकार बताया कि प्रथम सभी प्रकार की मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक दासता से मुक्ति, दूसरा आत्मा के सांसारिक बंधनों से छुटकारा, ठीक है। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सब प्रकार से मुक्ति दिलाना चाहते थे। 6वां पॉइंट है आत्मानुभूति। तो गांधी जी शिक्षा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य के अधीन है, ठीक। उनके अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य के अधीन है। उनके इस उद्देश्य का अर्थ था अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान, ठीक। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो आपने देखा। तो ये जब पहले पेपर में पूछा जा चुका है तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद पाठ्यक्रम के संबंध में गांधी जी के क्या विचार हैं। तो इन्होंने पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को हस्तशिल्प, ठीक है, और हस्तशिल्प हो गया, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, व्यायाम, खेल कूद का ज्ञान अवश्य कराया जाए, ठीक। तो इनके पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। हस्तकला को पाठ्यक्रम का केंद्र बताया, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हस्तकला को पाठ्यक्रम का केंद्र बताया। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि
कैसी होनी चाहिए? तो भाई महात्मा गांधी तत्कालीन शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करे, प्रयोग करे, अनुसंधान करे। ठीक। और शिक्षा का माध्यम आप सबको पता है कि क्या होना चाहिए? मातृभाषा। अनुशासन के संदर्भ में कहते हैं कि गांधी जी भाई दमनात्मक के बजाय प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। उत्तम आचरण व उदाहरण बच्चों में सही आदतों का विकास करते हैं। शिक्षक तो शिक्षक से गांधी जी की अपेक्षा थी कि वह विद्वान व सदाचारी हो, अपने विषय के प्रति प्रवीणता के साथ साथ उसमें मानवीयता भी अवश्य हो, ताकि वह छात्रों का योग्य मार्गदर्शक बन सके। अब छात्र कैसा हो भाई? तो बाल शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ठीक। बालक जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु है। उसे स्वाध्यायी व लगनशील होना चाहिए, मतलब स्वाध्याय हो, लगनशील हो, और छात्रों को सदैव सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। तो ऐसे विचार थे उनके कि छात्र ऐसे होने चाहिए। ऐसे ही स्त्री शिक्षा में क्या कहते हैं कि भाई ये स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार एक शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। जन शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बोला है कि भाई देश की गरीबी से परिचित थे महात्मा गांधी, जो देश की गरीबी से परिचित थे, शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित भारतीय जनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया था। सह शिक्षक तो निम्न प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक सह शिक्षा जरूरी है। किशोरावस्था में माता पिता के लिए विकल्प है कि वे अलग अलग विद्यालयों में अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलाएं। ठीक। मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा को जरूरी समझते हैं और किशोरावस्था में भाई माता पिता चाहें तो अलग अलग विद्यालयों में अपने बालक या बालिकाओं को शिक्षा दिलवा सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि भाई महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को मूर्त प्रदान करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी या मूल या नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। ठीक है। तालीम शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तालीम शिक्षा मतलब होती है बुनियादी शिक्षा। तो हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षण में इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं होता है। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा व उसकी विशेषताएं कुछ समझ लीजिए। बच्चों को भाई सबसे पहले पॉइंट तो ये कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? बालक होना चाहिए, और मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, और पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो। बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। ठीक। हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स देखे ये सब लगभग पूरे हैं। एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए विचारक की बातों को लेकर।